से कुछ मशीनों के थ्रू अपन ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट। अभी अपना जो मेन टॉपिक है वो है एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक जनरली क्या होता है? एर्गोनॉमिक वैसे तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है। एर्गोनॉमिक्स एक पूरा एक सब्जेक्ट है, इस पे अलग से कोर्स होता है, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू एर्गोनॉमिक्स का समझाता हूँ कि एर्गोनॉमिक्स क्या होता है। एर्गोनॉमिक्स मेनली दो शब्द से मिलके बना हुआ है। एर्गोन्स, एर्गोन्स मीन्स होता है वर्क, काम, और दूसरा होता है नॉर्म्स। नॉर्म्स का मीनिंग होता है लॉ, कानून। तो एर्गोनॉमिक्स क्या होता है कि स्टडी ऑफ पीपल इन देयर वर्किंग एनवायरनमेंट। जहां पे लोग काम करते हैं उस जगह करना, उस जगह को कंफर्ट जोन में लेके आना, उस चीज को एर्गोनॉमिक, ठीक है। और इसका मेन गोल ये रहता है कि जो जहां पे काम कर रहे हैं वहां के लोगों को डिस्कम्फर्ट फील नहीं होना चाहिए, और उनको जो इंजरी होने के चांसेस है वो इंजरी कम हो। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, कि अगर किसी फैक्ट्री में, किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर उनका सिटिंग चेयर जो है, ठीक है, वो अगर अच्छा है, ठीक है, तो आपका क्या है कि वर्कलोड कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और अच्छे से काम कर सकते हैं, इंजरी फैक्टर कम हो जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर आपका एर्गोनॉमिकली अगर आपका ऑफिस इंस्टीट्यूट डिजाइन नहीं किया हुआ है, तो उसमें क्या है कि रिस्क ऑफ इंजरी ज्यादा हो जाते हैं, डिस्कम्फर्ट आ जाता है, और आपका जो वर्क प्रोडक्ट जो है वो भी कम निकल के आता है, ठीक है। तो ये बेसिक एक एर्गोनॉमिक्स के बारे में है कि एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट सर। ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां पे एर्गोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है। आज अभी एडवांस जो एनवायरनमेंट में अभी एर्गोनॉमिक्स काफी इम्प्रूव्ड हो गया है। एर्गोनॉमिक्स के लिए ही चीजें डेवलप की जाती है किसी भी इंडस्ट्रीज में, हर जगह। लेकिन ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां पे एर्गोनॉमिक्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गई, फूड प्रोसेसिंग हो गया, ऑफिस जॉब, आईटी इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरिंग हाउस, फिल्म प्रोडक्शन हाउस, फैक्ट्रीज, इनमें एर्गोनॉमिक्स का काफी रिक्वायरमेंट होने लग गया। एर्गोनॉमिकली आजकल घर पे किचन्स को, घर को भी डिजाइन किया जाता है। मोस्ट कॉमन एक आपको एग्जांपल बताता हूं मैं, जैसे टेनिस एल्बो का एक कॉमनली एग्जांपल बताता हूँ। फीमेल्स में जनरली होता है, व्हेन फीमेल्स अगर कुकिंग करते हैं तो कुकिंग के टाइम क्या रहता है कि अपना जो एल्बो जॉइंट जो रहता है, एल्बो जॉइंट, यहाँ पे उनको टेंडरनेस पेन होगा। टेंडरनेस पेन क्यों होगा? अगर रिपीटेटिव मूवमेंट किसी भी चीज का कर रहे हैं, प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको ये जनरली पेन होता है। तो वो सब चीजों को डेवलप किया जाए एर्गोनॉमिक तरीके से, जिससे कि उनको इंजरीज ज्यादा नहीं हो और रिस्क फैक्टर ज्यादा नहीं बढ़े और हेल्थ इश्यूज भी इतने नहीं आए। तो उसके लिए एर्गोनॉमिकली हर चीजों को डिजाइन किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट आजकल बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट सर। अभी रिस्क फैक्टर के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, तो इसमें कुछ रिस्क फैक्टर आपको दिखा रखे हैं। एर्गोनॉमिक रिस्क फैक्टर, इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर, एनवायरमेंट रिस्क फैक्टर, ये सब टाइप्स हैं। तो एर्गोनॉमिक रिस्क फैक्टर में जैसे कि फोर्स, रिपीटेशन, पोस्चर, होल बॉडी, और सेगमेंटल वाइब्रेशन। जैसे कि क्या रहता है कि अभी फोर्सफुली, फोर्स का अपन बात करें, अगर सपोज दैट कोई वर्कर है, उसका काम है कि वो 10 ब्रिक्स, 10 ईंटों को एक साथ उठा सकता है। अगर वर्कर है वो 10 ईंटों को एक साथ उठा सकता है, तो उसका जो पावर है वो 10 ईंट उठाने जितना ही है। अगर अपन उसके साथ उसको उसके डिस्कम्फर्ट को अगर अपन चेंज कर दें, अगर उसको मतलब ब्रेक्स को, उसके लोडिंग एरिया को अपन अगर चेंज कर दें, तो उसको क्या है कि इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो एक जितना किसी व्यक्ति का करने, काम करने की जितना कैपेसिटी होता है, उसको उतना ही काम दिया जाना चाहिए,
ठीक है। रिपीटेशन का मतलब, रिपीटेशन को आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि कोई प्लेयर है, वो प्लेयर 10 किलोमीटर की रनिंग करता है, ठीक है। अगर कंटिन्यू, अगर उसको आप 10 किलोमीटर विथ प्रॉपर टाइम में करवा रहे हो तो गुड है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको टाइम पीरियड भी कम दे रहे हो, रिपीटेशन आप इंक्रीज कर रहे हो, तो उसको इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। जैसे पोस्चर में हो गया, अगर कोई कंप्यूटर पे यूज करते हैं, ऑफिस में कंप्यूटर यूज करते हैं, अगर उनका पोस्चर सही नहीं है, तो पोस्चर अगर सही नहीं रहेगा तो उनको धीरे धीरे पोस्चरल चेंजेस आने लग जाएंगे, एनाटॉमिकल चेंजेस आने लग जाएंगे, जिनकी वजह से उनको बैक पेन का प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, गर्दन में प्रॉब्लम होना, ठीक है, बैक मसल स्टिफनेस रहना, थकावट जल्दी आना, ये सब फैक्टर्स उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर में जैसे कि लिखा हुआ है, पुअर वर्क प्रैक्टिस, पुअर हेल्थ प्रोफाइल, नो रिकग्नाइजेशन ऑफ अर्ली वार्निंग साइंस, इनसफिशिएंट रेस्ट ब्रेक्स, ये सब रहता है। आप काम जैसे कर रहे हो तो आपका प्रैक्टिस अच्छा नहीं है, अगर प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा तो इंजरीज के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। हेल्थ प्रोफाइल, हेल्थ प्रोफाइल अच्छा नहीं है तो इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। वैसे इन्वायरमेंट रिस्क फैक्टर, कि आपका एर्गोनॉमिकली इन्वायरमेंट के हिसाब से भी डिजाइन किया जाता है, कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आप जहाँ पे काम कर रहे हो उस काम करने का इन्वायरमेंट कैसा है। स्कूल में अगर बच्चे टीचिंग कर रहे हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, सराउंडिंग चीजें कैसी है। सपोज दैट स्कूल के अगर नियर बाई कुछ क्लब वगैरह रहेंगे जहाँ पे साउंड वगैरह आते हैं, या फिर मैरिज हॉल वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो आपका नियर बाई इन्वायरमेंट कैसा है वो भी डिपेंड करता है आपकी हेल्थ पे, ठीक है। दूसरी चीज इसमें दिया हुआ है लाइटनिंग, आपका एक प्रॉपर लाइट, जैसे कंप्यूटर पे काम करते हैं तो मोबाइल चलाते हैं आजकल, तो उसमें आपका ब्राइटनेस क्या होना चाहिए, ठीक है, तो वो सुटेबल रहना चाहिए। एक्सट्रीम टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर क्या है जहाँ पे आप काम कर रहे हो वर्किंग एरियाज में, तो ये सब चीजें डिपेंड करती है। नेक्स्ट सर। एडवांटेज ऑफ एर्गोनॉमिक्स, मोस्टली अगर मैं आपको एक जर्नल आपको बताऊं कि एडवांटेज ऑफ एर्गोनॉमिक्स क्या है, कि एर्गोनॉमिक्स अगर आपने किसी भी ऑफिस को, इंस्टीट्यूट को अगर एर्गोनॉमिकली डिजाइन किया है, तो उसमें क्या है, आपका प्रोडक्ट रेट इंक्रीज होगा। सपोज आप जैसे काम कर रहे हो 5 घंटे, ठीक है, 5 आवर आपका वर्किंग टाइम, तो आप उसको 5 आवर वर्किंग टाइम में जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो आपका इंक्रीज रहेगी, ठीक है। दूसरा, जो वर्कर हेल्थ है वो आपकी इम्प्रूव रहेगी, ठीक है। तो आपके ये सब एडवांटेज हैं, कि अगर आप सपोज दैट स्कूल के अंदर अगर बच्चों का क्लासरूम अगर अच्छा है, उनका सिटिंग सिटिंग चेयर हो गया, टेबल्स हो गए, क्लासरूम एनवायरनमेंट अगर अच्छा है, तो बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, तो प्रोडक्ट रेशियो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो ऑफिस में सपोज आपका ऑफिस अच्छा है, चेयर कंफर्टेबल है आपका, एंड टेबल का अगर साइज आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, कंप्यूटर पोजीशन आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग है, तो आप उस पर लॉन्ग लास्टिंग काम कर सकते हो, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ एर्गोनॉमिक्स में ये सब चीजें आती हैं। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट, ये कुछ पोस्चर करेक्शन की कुछ इमेजेस हैं जो एर्गोनॉमिकली डिजाइन किया हुआ है ऑफिस को, वो कैसे रहते हैं और क्या पोस्चर्स के साथ आपको काम करना चाहिए वो सब दिखा रखे हैं, कि जैसे आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो आपका पोस्चर कैसा रहना चाहिए, अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपका पोस्चर कैसा रहना चाहिए, ये कुछ आपके इमेजेस। नेक्स्ट सर। ये भी कुछ इमेजेस आपको दिखाई गई हैं, कि अगर गलत तरीके से अगर काम करने से, वेट लिफ्टिंग करने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
स्पोर्ट्स इंजरी फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट, अब सेकंड जो अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी क्या रहता है कि स्पोर्ट्स इंजरी अगर खेल के दौरान या फिर एक्सरसाइज के दौरान अपन कुछ चोट आती है, उस चोट को अपन स्पोर्ट्स इंजरी बोलते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी काफी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और अलग अलग खेल्स में अलग अलग टाइप की चोटें आती है। ठीक है, उन सबको स्पोर्ट्स इंजरी में इंक्लूडेड किया गया है। ठीक है, ये जनरली चिल्ड्रंस के अंदर ज्यादा रहती है क्योंकि बच्चों को क्या है कि प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया जाता, उनको बताया नहीं जाता कि कैसे खेलना है, प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ कैसे खेलना है। तो वो सब चीजों के अंदर स्पोर्ट्स इंजरी का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, sports physical therapy that deals with physical fitness, treatment and prevention of injury related to sports and exercise। अब रोल ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, क्या रोल रहता है एक फिजियोथेरेपिस्ट का कि कोई भी अगर चोट लगे ड्यूरिंग स्पोर्ट्स तो उसको असेसमेंट कैसे किया जाए, उसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए, मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, और उसको इमीडिएट केयर कैसे दी जाए। जनरली स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में जनरली स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में अगर पेशेंट स्पोर्ट्समैन को प्रॉपर गाइडेंस का बहुत जरूरत रहता है। अगर प्रॉपर तरीके से गाइडेंस अगर स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाए, प्रॉपर इक्विपमेंट दिया जाए, तो इंजरी होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाएगा, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं दिया जाएगा उनको, और एक गेम्स के रूल नहीं समझाए जाएंगे, तो इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी कि स्पोर्ट्स इंजरी के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है, वो अभी बताता हूँ आपको। नेक्स्ट, जनरली स्पोर्ट्स इंजरी को दो क्लास में रखा गया है। एक एक्यूट इंजरी होता है जिसको एक्यूट वर्सेस ओवर यूजेस बोलते हैं, एक क्रोनिक इंजरी होता है। एक्यूट इंजरी कौन सा रहता है? एक्यूट इंजरी में एक्टिविटीज सच एज चेंजिंग डायरेक्शन सडनली, अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन कुछ भी एक्टिविटीज कर रहा है तो उसका अगर मोशन का डायरेक्शन अगर सडनली चेंज हो जाता है तो उसमें जो इंजरी होती है उसको स्पोर्ट्स एक्यूट इंजरी के अंदर आता है। एक्यूट इंजरी में जैसे कि रनिंग के दौरान, जॉगिंग के दौरान मोस्टली होता है, या फिर फ्रैक्चर हो जाना, ये एक्यूट इंजरी में आता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे? एक्सट्रीम टेंडरनेस ऑन इंजर्ड एरिया, रेंज ऑफ मोशन, किसी भी जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन नहीं हो पाता है, स्वेलिंग आ जाती है, सडन सीवियर पेन होना, ये सब एक्यूट इंजरी के अंदर आता है। नेक्स्ट सर। जैसा कि आपको इसमें दिखा रखा है, स्पोर्ट्स इंजरी दो टाइप का, एक्यूट इंजरी एंड ओवर यूज इंजरी। ओवर यूज इंजरी को क्रोनिक इंजरीज भी अपन बोल सकते हैं। एक्यूट इंजरी में जैसे फ्रैक्चर होना, डिसलोकेशन होना, स्ट्रेन एंड स्प्रेन होना, ठीक है, वाउंड, आई इंजरी, डेंटल इंजरी, ये सब एक्यूट इंजरी के अंदर आते हैं कि अचानक स्पोर्ट्स के दौरान अगर उसी टाइम पे अगर इंजरी हुई है, उसको एक्यूट इंजरीज बोलते हैं। क्रोनिक इंजरीज में क्या रहता है कि अगर इंजरी डेवलप फ्रॉम लॉन्ग टर्म रिलेटिव मोशन इन स्पोर्ट्स, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग हो गया, वो सब क्रोनिक इंजरीज में आता है। और जनरली एक्यूट इंजरीज को अपन लॉन्ग टाइम कैरी करके चलते हैं तो वो चेंज हो जाता है क्रोनिक इंजरीज में। बिकॉज अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो अपनी इंजरीज को अगर छुपा लेता है, कभी कभी क्या रहता है कि स्पोर्ट्समैन अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए या फिर टूर्नामेंट को कंटिन्यू रखने के लिए इंजरीज को
छुपा लेते हैं, बताते नहीं है कि प्रॉपर तरीके से इंजरी उसको हुए। पेन के साथ वो अगर कंटिन्यू करते हैं तो वो चेंज हो जाती है क्रोनिक इंजरीज में। और क्रोनिक इंजरीज अगर रहता है तो उसमें ये सब सिम्टम्स एक्यूट इंजरी के भी रहते हैं कुछ। क्रोनिक इंजरीज के मेन सिम्टम्स क्या रहेंगे कि ड्यूरिंग एक्टिविटीज, कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसके दौरान पेन होना, स्वेलिंग होना, रेंज ऑफ मोशन आपका जॉइंट का डिक्रीज हो जाना, ठीक है, ये सब सिम्टम्स रहते हैं क्रोनिक इंजरीज के। नेक्स्ट सर। अभी जो मेन जो डिफरेंस बिटवीन स्प्रेन एंड स्ट्रेन क्या होता है एक्चुअली, स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर दो मेन रीजंस रहते हैं, दो मेन कॉमन कॉज रहते हैं स्प्रेन और स्ट्रेन के बारे में। स्प्रेन क्या रहता है, स्प्रेन रहता है कि ओवर स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट। अच्छा, ऊपर स्ट्रेन है, स्ट्रेन, चलो स्ट्रेन बताता हूँ पहले। स्ट्रेन क्या रहता है कि प्रीवियस कीजिए सर। हाँ, स्ट्रेन स्ट्रेन क्या रहता है कि ओवर स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ मसल्स और टेंडन रिजल्ट इन स्प्रेन्स। अगर किसी भी मसल्स का और टेंडन का ओवर स्ट्रेच हो जाना उसको स्ट्रेन बोलते हैं। ओवर स्ट्रेचिंग अगर किसी भी मसल का, सपोज वेट लिफ्टिंग, जैसे स्पोर्ट्स में वेट लिफ्टर होते हैं, अगर वो वेट लिफ्टिंग करते हैं एक प्रॉपर वेट के साथ, अगर लॉन्ग टाइम उनका ट्रेनिंग चल रहा है तो वो वेट लिफ्टिंग करेंगे, इजीली कर सकते हैं। अगर वो अचानक से अगर वेट इंक्रीज करके अगर वो वेट लिफ्टिंग करेंगे तो ओवर स्ट्रेचिंग मसल्स का, टेंडन का होने की वजह से उनको काफी बार चोट आ सकती है, इंजरीज हो सकती है। अभी इसमें क्या रहता है कि टेंडन्स आर थिक एंड फाइब्रस कॉर्ड्स ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट बोन टू मसल्स। मोस्टली क्या रहता है कि टेंडन्स जो रहते हैं, टेंडन्स एक फाइब्रस कॉर्ड के जैसे होते हैं जो बोन को और मसल को कनेक्ट करके रखते हैं। उनका अगर कुछ इंजरी होना, उसमें ब्रेकडाउन होना या फिर उनका टीयर हो जाना, वो स्ट्रेन डेवलप कर लेता है, ठीक है। और स्प्रेन में क्या रहता है कि ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट एंड टीयरिंग ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड स्प्रेन। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट एक पीस ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट टू बोन्स टू अनदर जॉइंट। अगर एक किसी भी जॉइंट, दो बोन को एक जॉइंट में कन्वर्ट करता है, वो एक लिगामेंट के थ्रू होता है। अगर लिगामेंट में इंजरी है तो वो स्प्रेन कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। और ये जनरली किससे होता है, स्ट्रेन इज कॉज्ड बाय ट्विस्टिंग एंड पुलिंग ऑफ टेंडन्स। एक्यूट स्ट्रेन इज कॉज्ड बाय ट्रॉमा, किसी भी इंजरी की वजह से, हैवी ऑब्जेक्ट उठाने की वजह से, या फिर ट्विस्टिंग ऑफ एंकल जॉइंट, जैसा कि आपको इमेज में दिखा रखा है। नेक्स्ट सर। अभी इसमें आपको सीवियरिटी दिखा रखा है कि सीवियरिटी के बारे में अगर बताया जाए कि अगर स्पोर्ट्स इंजरी रहता है और उसमें लिगामेंट या टेंडन की जो इंजरीज रहती हैं वो मोस्टली 3 डिग्री में डिटरमाइन किया जाता है। जैसे माइल्ड इंजरी, मॉडरेट इंजरी, सीवियर इंजरी, ये है, इनको अपन डिग्रीज में भी करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री इंजरी वो इंजरीज रहते हैं जो विद इन 1 वीक हील हो सकते हैं और उसमें लिगामेंट के कुछ फाइबर्स ही टीयर होते हैं। प्रॉपर तरीके से लिगामेंट या टेंडन टीयर नहीं होता है, ओनली उनके कुछ फाइबर ही टीयर होते हैं। तो उसको अपन इमोबिलाइजेशन रख के कुछ फिजियोथेरेपी मॉडलिटीज की वजह से अपन ठीक कर सकते हैं उसको। सेकंड आता है मॉडरेट इंजरी। मॉडरेट इंजरी क्या रहता है, सेकंड ग्रेड जो टीयर रहता है, सेकंड ग्रेड इंजरी रहता है। इसमें क्या रहता है कि मोर देन 30% ऑफ लिगामेंट फाइबर्स टीयर हो जाते हैं इसमें। उसकी वजह से जो इंजरी रहता है उसको कैलकुलेट किया जाता है सेकंड डिग्री टीयर में। इसमें भी 2 to 3 वीक्स लगते हैं इसको हील होने में, और इमोबिलाइज रख के इसको प्रॉपर तरीके से ठीक किया जा सकता है। और कुछ फिजियोथेरेपी मॉडलिटीज रहते हैं, जैसे टेंस हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया। अल्ट्रासाउंड हीलिंग में काफी अच्छा काम करता है। हॉट पैक हो गया,
आइस थेरेपी हो गया, ठीक है, इसके थ्रू अपन इसको ठीक कर सकते हैं। और अभी जो लास्ट है वो है सीवियर इंजरीज, जो अपन 3rd डिग्रीज में आती है। तो ये अगर सीवियर इंजरी है, 3rd डिग्री इंजरी है, उसमें जनरली क्या रहता है कि लिगामेंट का परमानेंट डैमेज हो जाना। अगर कोई लिगामेंट है वो परमानेंटली डैमेज हो गया, तो उसको अपन फिर फिजियोथेरेपी से या फिर एक्सरसाइज के थ्रू अपन ठीक नहीं कर सकते। उसको फिर सर्जरिकल ऑप्शन में जाना रहता है कि सर्जरिकल के थ्रू उसको रिपेयर किया जाता है पूरा, ठीक है। जैसे कि फ्रैक्चर के साथ अगर लिगामेंट टियर हुआ है, ठीक है, या फिर अकेला लिगामेंट टियर हुआ है, तो वो 3rd डिग्री में इंक्लूड होता है। उसमें जो पेन, बहुत सीवियर पेन होता है एट इंजरी साइट, ठीक है, और स्वेलिंग इंक्रीज हो जाती है, जॉइंट मूवमेंट बिल्कुल से लॉस हो जाते हैं। ये कुछ सिम्टम्स हैं 3rd डिग्री इंजरीज के। नेक्स्ट सर। ये कुछ कॉमन कॉजेज दे रखे हैं स्पोर्ट्स इंजरी के, जिसमें से मेनली अगर आपको बताया जाए तो दो, एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है। जनरली मैं आपको बता दूं, इंट्रिंसिक फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो अपने बॉडी में डिफेक्टिव की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सपोज दैट अगर किसी पर्सन का अगर लिम्ब प्रॉपर नहीं है, अगर लोअर लिम्ब दोनों पैर हैं, पैर अगर एक बड़ा एक छोटा है, तो एनाटॉमिकल अगर डिफिकल्टीज है, तो उनकी वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इंट्रिंसिक फैक्टर आता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो अपना इन्वायरमेंटल बेसिस या सराउंडिंग एरिया की वजह से जो कॉजेज होते हैं उनकी वजह से आता है। नेक्स्ट। जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर के कुछ आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे लेग लेंथ डिफरेंस हो गया, मैलिग्नेंट ऑफ द बॉडी हो गया, एक्सेसिव क्वाड्रिसेप्स एंगल, laxity of joint, fatigue muscle, reduced flexibility of hyperflexibility, muscle weakness और imbalance, pre-existing injuries, age, ये सब इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट। ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर में क्या हो रहता है कि आपका इन्वायरमेंट या फिर सराउंडिंग एरिया की वजह से या फिर एक्सेसिव रिपीटेशन या फिर आपका वर्कलोड इंक्रीज होना, उसकी वजह से अगर कुछ इंजरीज रहती हैं वो एक्सटेंसिव फैक्टर के अंदर आती है। जैसे एक्सेसिव रिपीटेशन लोडिंग, सडन इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, ट्रेनिंग और एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के टाइम अगर आपका सडनली इंक्रीज कर दिया जाए, आपका अगर वर्कलोड सडनली इंक्रीज होता है, तो उसमें भी आपको इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। या फिर आपका इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं है, फुटवेयर अगर इनकरेक्ट फुटवेयर है, ठीक है, टू हार्ड एंड टू सॉफ्ट सरफेस पे अगर आप सपोज रनिंग कर रहे हैं, तो अगर आपका सरफेस कैसा है, तो हर चीज आपका डिपेंड करता है, आपकी परफॉर्मेंस टोटली डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट पे एंड आपके इक्विपमेंट के ऊपर। नेक्स्ट। नेक्स्ट कीजिए। हाँ, अभी है प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज की बचाव कैसे हो सकते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज के क्या क्या बचाव है। जनरली चिल्ड्रंस को ये सब बातें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या रहता है कि कुछ चाइल्डहुड में ऐसी मिस्टेक्स रहती हैं जो लॉन्ग टाइम तक परेशान करती है। जैसे कि बच्चों को पता नहीं रहता है कि कैसे उसका यूज करना चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट है या नहीं है। तो पेरेंट्स भी इस चीज का ध्यान दें कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस करें, उनको हर चीज किसी कंसल्टेंट के थ्रू या टीचर के थ्रू उनको पता चले कि प्रॉपर तरीके से उनके पास टूल्स हैं या नहीं है, और स्पोर्ट्स इंजरी से उनको प्रिवेंट। सपोज दैट अभी चिल्ड्रंस में जनरली क्या देखा जाता है, जो मैंने केसेस देखे उनमें काफी बार ये हुआ है कि यंगस्टर्स जिम, काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिम करते हैं, तो ओवरवेट का यूज कभी कभी क्या है कि वो मसल्स बनाने के चक्कर में प्रोटीन्स लेने लग जाते हैं, ठीक है, कोई ड्रग्स यूज करने लग जाते हैं, या फिर एक्सेसिव वर्कलोड करने लग जाते हैं ताकि मसल्स जल्दी बनेंगे, तो उनका माइंड थिंकिंग ये रहता है। लेकिन वो
आगे जाके बहुत हार्मफुल रहती है बिकॉज ऑफ लिगामेंट इंजरी। अगर कुछ हो जाए, अगर स्पोर्ट्स पर्सन अपना कैरियर स्टार्ट करे, स्टार्टिंग में ही अगर लिगामेंट इंजरी हो जाए, उसके उसी के साथ अगर वो कंटिन्यू करे तो आगे अपना कैरियर नहीं बना सकता है। और अगर बच्चे भी स्कूल में जैसे खेलते हैं, ठीक है, अगर वो प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू, अगर प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग नहीं खेलते हैं तो उनको भी चोट आने के चांसेस रहते हैं। तो वो चोट उनको लाइफ में आगे तक परेशान करती है। बिकॉज क्या रहता है कि कुछ जॉइंट का अगर सपोज दैट डिसलोकेशन, एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल बताता हूँ आपको, शोल्डर डिसलोकेशन का। अगर शोल्डर डिसलोकेट हो गया और उसका अगर होने के बाद में उसके मसल्स को आप प्रॉपर तरीके से वापस रिकंस्ट्रक्शन नहीं करते हो, वापस से दोबारा उसको पावर में नहीं लेके आते, तो कंटिन्यूसली शोल्डर डिसलोकेशन का प्रॉब्लम रहेगा। तो फिर क्या है कि अगर आप नॉर्मल मूवमेंट भी करोगे तो शोल्डर डिसलोकेट इजीली हो पाएगा। तो वो सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए ये कुछ आपको बता रखे हैं, जैसे कि मेक श्योर टू स्ट्रेच, वार्म अप एंड कूल डाउन। कि कोई भी आप एक्टिविटी स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपको वार्म अप होना बहुत जरूरी है और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। वो सब करने के बाद में ही आप आपका वर्कआउट और आपकी एक्टिविटीज स्टार्ट करो। सच एग्जांपल, जैसे कि अगर आप सडनली रनिंग करते हो, सडनली रनिंग करने से क्या रहता है कि मसल्स में कई बार क्रैम्प्स आने के चांसेस रहते हैं, आपके लिगामेंट इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, मसल फटीग होने के चांसेस रहते हैं। तो कोई भी आप वर्कआउट कर रहे हो उससे पहले आपको वार्म अप होना बहुत जरूरी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका जो मसल वर्क है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग में आ सके जब आप वर्कआउट कर रहे हो। ठीक है, इंक्रीज योर एक्सरसाइज लेवल ग्रेजुअली। दूसरा ये फैक्टर है कि आप एक्सरसाइज जब भी कर रहे हो उसको आप सिस्टमेटिक तरीके से ऊपर लेके आओ। जैसे ऐसा नहीं होता है कि वेट लिफ्टिंग अपन एक दिन में ही अगर 20 kg वेट लेके अगर डंबलिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बाइसेप्स जल्दी बन जाएंगे। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है कि रिपीटेशन आपके ज्यादा होने चाहिए और अकॉर्डिंग टू मसल आपका वेट मैनेजमेंट भी उतना ही होना चाहिए। तो इसमें एक एक्सरसाइज जो कर रहे हो वो कंटिन्यूअसली स्लो स्लो इंक्रीज किया जाता है। थर्ड आता है ट्रेनिंग एंड कंपटीशन शुड टेक प्लेस ऑन एन अप्रोप्रिएट सरफेस। थर्ड ये है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, आपका एक्टिविटी करने का जो एरिया है वो कैसा है वो भी डिपेंड करता है। रिस्क असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड, ए टेक्निकल ऑब्जर्वेशन ऑफ एथलीट टू एंश्योर प्रॉपर स्किल एंड टेक्निक। एक एथलीट को प्रॉपर टेक्निक और उसके पास इक्विपमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन जंपिंग मेक श्योर यू लैंड विथ योर नीज स्लाइटली बेंड। ठीक है, ये एग्जांपल दे रखा है कि जंपिंग अगर अपन कर रहे हैं तो उसमें आपका नी की एंड बेंड की पोजीशन है वो प्रॉपर रहनी चाहिए। नेक्स्ट, टू यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप किसी भी स्पोर्ट्स में हो तो आपको इक्विपमेंट प्रॉपर होने चाहिए। जैसे आपका फुटवेयर हो गए, हेलमेट हो गया, जो भी इक्विपमेंट जिस जिस स्पोर्ट्स में लगते हैं। क्रिकेट के अगर इक्विपमेंट है तो वो उस हिसाब से प्रॉपर होने चाहिए। अगर विदाउट इक्विपमेंट अगर आप स्पोर्ट्स कंटिन्यू रखते हो तो इंजरीज के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। एडेरेंस टू द रूल एंड लॉ ऑफ द गेम। गेम को एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन के साथ खेलना चाहिए ताकि इंजरीज के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए। रेगुलर फिटनेस टेस्टिंग, मीटिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। ठीक है, ये सब चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। इन चीजों को अगर अपन लेके चलते हैं, अगर जैसे इसमें अगर मेन पॉइंट देखा जाए तो जैसे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, तो अगर चिल्ड्रंस को मोस्टली क्या रहता है कि ग्रोइंग एज रहती है, ग्रोइंग एज में प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो आपको न्यूट्रिशनिस्ट से या फिजियोथेरेपिस्ट से आपको मिलना चाहिए, उनको हेल्थ के बारे में आगे अवेयर करना चाहिए बच्चों को। दूसरा, साइकोलॉजिकली बच्चे फिट है या नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजिकल। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी के टाइम में
क्या है कि फिजिकल फिटनेस को लोग अवॉइड करते जाते हैं। बच्चों को जनरली देखा गया है कि मोबाइल्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर में ज्यादा रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो पाती है। तो उसकी वजह से उनका मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों ही कम होते जा रहे हैं। बच्चे डिप्रेशन में ज्यादा आते हैं, ठीक है, एंजाइटी में रहते हैं। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको प्रॉपर तरीके से अवेयर किया जाना चाहिए। उनको हर चीज की ट्रेनिंग देनी चाहिए। उनको जितना हो सके उतना, जितना एजुकेशन में इन्वॉल्व करवाते हैं उतना फिजिकल में भी बच्चों को इन्वॉल्व करवाना चाहिए, ताकि वो मेंटली और फिजिकली फिट रह सकें। नेक्स्ट। ये टॉप मोस्ट कॉमन स्पोर्ट इंजरी है। इसमें जैसे आपको दिखा रखा है, रोटेटर कफ टीयर, एसीएल टीयर, मेनिस्कस टीयर, लेब्रल टीयर ऑफ हिप, लेब्रल टीयर ऑफ शोल्डर। ये मोस्ट कॉमन इंजरीज हैं अपने शोल्डर, हिप एंड नी जॉइंट के लिए। बिकॉज जनरली अगर सपोज दैट क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इनमें शोल्डर जॉइंट की इंजरीज काफी कॉमन है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन इंजरीज हैं जो इजीली हो जाती हैं अगर ध्यान नहीं रखा जाए प्रॉपर तरीके से, तो मोस्टली होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट, हाउ आर स्पोर्ट्स इंजरी ट्रीटेड। सबसे पहले क्या है, अगर सपोज दैट स्पोर्ट्स के टाइम अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो आपको सबसे पहले एक टर्म होता है प्राइस। इसमें आपको एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बता रखा है कि स्पोर्ट्स में अगर आपको इंजरी हो जाए तो आपका फर्स्ट एड क्या रहना चाहिए। तो सबसे पहले रहता है प्राइस, एक शब्द है, ठीक है, वर्ड है। इसमें आपको प्रॉपर डेफिनेशन दे रखा है कि हाउ टू प्रिवेंट सर्जरी, हाउ टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी। प्रीवियस कीजिए सर। यस सर, हो रहा है वो अपने आप। जैसे प्रोटेक्ट हो गया, प्रोटेक्ट योर इंजरीज फ्रॉम फर्दर डैमेज, फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग सपोर्ट और स्प्लिंट। जैसे आपको कोई भी इंजरी हो जाती है तो इंजरी के टाइम सबसे पहले आपको साइट ऑफ इंजरी, जहां पे इंजरी हुई है उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, जिससे कि इंजरी है वो आगे नहीं बढ़े और ज्यादा नहीं, ठीक है। सपोज दैट अगर फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, अगर फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर की साइट को सबसे पहले प्रोटेक्ट करें, उसको कुछ सपोर्ट दें, ताकि वो फ्रैक्चर है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो और वो अपने सराउंडिंग्स जो मसल्स या फिर टेंडन्स, वेन्स, आर्टरीज रहती हैं उनको ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। सेकंड जो है रेस्ट, कि आप प्रॉपर तरीके से रेस्ट करो। अगर कुछ भी इंजरी हुई है प्रॉपर तरीके से रेस्ट करो। कुछ इक्विपमेंट आपको चाहिए, सपोज दैट आपको चलने में दिक्कत हो रही है तो आप क्रैचेस यूज कर सकते हो, स्प्लिंट वगैरह यूज कर सकते हो। तो सेकंड इज रेस्ट। थर्ड इज आइस। आइसिंग टेक्निक क्या रहता है, अगर स्पोर्ट्स इंजरीज में मोस्टली आइस का बहुत बड़ा रोल रहता है, आइस थेरेपी का बहुत बड़ा रोल रहता है। सपोज दैट आपको इंजरी हुई है, अगर इंजरी साइट पे आपने आइसिंग किया है, ठीक है, 15 to 20 मिनट्स आइसिंग करना होता है। आइस बैग भी आजकल आते हैं, ठीक है, या फिर आइस को आप टॉवल में रख के वैसे भी आइस थेरेपी कर सकते हो। तो आइस थेरेपी से क्या होगा, आपका पेन है वो डिक्रीज हो जाएगा, स्वेलिंग एरिया है आपका वो कम हो जाएगा, ठीक है, और आपका साइट ऑफ इंजरी पे अगर कुछ इंजरी हुई है तो वो इंजरी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है, उसमें आपका पेन मैनेजमेंट थोड़ा इम्प्रूव्ड हो जाएगा। थर्ड इज कंप्रेशन। कंप्रेशन एरिया ऑफ इलास्टिक बैंडेज एंड, ठीक है। थर्ड कंप्रेशन। कंप्रेशन में जैसे इलास्टिक बैंडेज भी आते हैं आजकल, सपोर्टर्स भी आते हैं, तो उनके थ्रू अपन उसको साइट ऑफ इंजरी को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। थर्ड इज एलिवेट। एलिवेटेड का मतलब होता है कि अगर लिम कोई भी इंजरी होती है तो इंजरी साइट को हार्ट लेवल से थोड़ा इंक्रीज करके रखना चाहिए, बिकॉज कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो कंटिन्यू साइट इंजरी तक सही रहे और आपका ब्लड लॉसेज ज्यादा नहीं है,
ठीक है, तो ये एक मोस्ट कॉमन प्रिवेंशन है स्पोर्ट्स इंजरी में। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इंजरी। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इंजरी में जैसे मैंने आपको बताया प्राइस फर्स्ट, सेकंड जैसे पेन पैचेस भी आते हैं जो आजकल स्पोर्ट्समैन अपने साथ कैरी करते हैं। पेन पैचेस रहते हैं, अगर जहाँ पे भी पेन है तो वो पैचेस लगाने से थोड़ा पेन कम हो जाता है। और कुछ टॉपिकल ऑइंटमेंट भी और स्प्रेज भी आते हैं। और सेकंड थिंग इज दैट यूज ऑफ हीट आफ्टर 48 आवर्स। अब हीट थेरेपी एंड कोल्ड थेरेपी दो इम्पोर्टेंट ऐसा है कि अगर इंस्टेंट कोई भी इंजरी हुई है, अगर एक्यूट इंजरी इंस्टेंट इंजरी है तो उसमें आप कोल्ड थेरेपी यूज करो। अगर स्वेलिंग आपको प्रेजेंट है, पेन प्रेजेंट है, इंस्टेंट इंजरी हुई है एक्यूट इंजरी, तो उसमें आपको कोल्ड पैक यूज करना है। और आफ्टर 48 to 72 आवर्स अगर स्वेलिंग डिक्रीज हो गया है और ओनली आपको पेन है या फिर मसल स्टिफनेस है तो आप हॉट पैक यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर मेडिकेशंस आपका रहता है, ठीक है, एनएसआईडीज जो ड्रग्स रहते हैं वो सब यूज कर सकते हैं एक्यूट। नेक्स्ट, अभी ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक इंजरी। क्रोनिक इंजरी के क्या क्या ट्रीटमेंट रहते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। क्रोनिक इंजरीज मैंने आपको जैसे बताया कि एक्यूट इंजरी अगर काफी लॉन्ग टाइम तक रहती है तो वो क्रोनिक इंजरी में चेंज हो जाती है। तो उसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसमें, ताकि आपका जो बैलेंस ऑफ जॉइंट है वो वापस से रीगेन कर सकें। ठीक है, और उसमें कुछ टेक्निक्स रहते हैं जैसे हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रिकल थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी। ठीक है, कुछ मॉडलिटीज रहते हैं उसमें, एचडब्ल्यूडी, अल्ट्रासाउंड, टेंस, जो आपके क्रोनिक इंजरीज हैं उसको कम कर सके और आपको एक पेन फ्री लाइफ दे सके। तो क्रोनिक इंजरीज के ये फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट रहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, थैंक यू सर। If you want to ask any question, so any query? If any student wants to ask any question, they may ask. किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो हैंड रेज कीजिए, तो मैं उन्हें प्रेजेंटर बना सकता हूँ और फिर आप क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हो। मुझे लगता है सर आपने इतने अच्छे तरीके से समझा है कि किसी को कोई क्वेश्चंस है नहीं ज्यादा। थैंक यू सर। यस सर, यस। सो बच्चों, आपने आज सुना होगा कि किस तरह से स्पोर्ट इंजरीज वगैरह होते हैं। यस, किसी को एक पूछना है सर, कदम श्रेया। यस, जस्ट अ मिनट, कदम श्रेया, कदम, जस्ट अ मिनट। येस श्रेया, तू विचारू शकते काही विचारायचं असेल तर। काही नाही सर, माझं चुकून हँड रेज झालेला। ओके बेटा, ओके, काही प्रॉब्लेम नाही, ओके। सरांनी सगळं नीट सांगितलं त्याच्यामुळे काही क्वेश्चनच नाहीये। ओके, थैंक यू सो मच। यस सर। इन फ्यूचर अगर कुछ क्वेश्चन रहे, कुछ प्रॉब्लम रहे, कुछ भी अगर गाइडेंस चाहिए तो आप क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। मैं क्लिनिक पे आपको अवेलेबल मिलूंगा और मेरा स्टाफ इधर अवेलेबल रहेगा। तो अगर आपका कुछ भी क्यूरी रहता है, कुछ भी आपको जानकारी लेनी है, कुछ भी इंक्वायरी लेनी है, तो आप आ सकते हैं। यस डेफिनेटली सर। मेरे ख्याल से यस ठीक है। On behalf of all the Reliance Foundation School, sir, I thank you from the bottom of my heart
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बच्चों को इतना अच्छे से गाइडेंस किया और इतने अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन बताई। पहले तो जो बैठने के बारे में आपने बताया, पूरा जो वर्क कंडीशन होता है उसमें आपको कैसे रहना है, बैठना है, और वो कैसे एक एक आपकी आदत, छोटी छोटी आदतें भी आपको एक लॉन्ग पीरियड के बाद आपको एक तकलीफ दे सकती है। तो पहले से अगर आपकी कोई भी अगर ऐसी आदत है जिससे आपको आगे जाके तकलीफ होने वाली है, तो किसी भी चीज में हो, आपकी पढ़ाई के बारे में हो, आपके उठने बैठने के बारे में हो, या आपके चलने के बारे में हो, तो उसे आप बदलने की कोशिश कीजिए। मैं सबसे यही कहूंगा। और डॉक्टर साहब ने भी हमें यही बताया कि आपकी छोटी छोटी आदतों की तरफ आपको ध्यान रखना है, जो कि आगे जाके उन छोटी छोटी आदतों की वजह से आपको बड़ी तकलीफ होने वाली होती है, तो आपको छोटी आदत पहले ही उसे ठीक कर लेना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप आज आए और हमारे थैंक यू बच्चों सर। को बहुत अच्छे से गाइडेंस किया। और मैं आशा करता हूँ कि सारे ही बच्चों ने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ आई मैं होप। आपको धन्यवाद देता हूँ सर फिर से। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। Yes. With that, I declare that the program is over. So, yeah, we can leave now. Thank you so much. Okay, ma'am? Yes, sir. Thank you, sir. Yes, yes. Thank you, everybody. Thank you. Yes.